नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेपनोवा चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसे विषय को जो केवल राजनीति ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक समाज तीनों से जुड़ा हुआ है। यह विषय है FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और इसका 2026 संशोधन विधेयक। आपने अक्सर समाचारों में सुना होगा कि किसी NGO का FCRA लाइसेंस रद्द हो गया, यानी कि किसी संस्था को विदेशी फंडिंग मिलने पर रोक लगा दी। लेकिन सवाल क्या है, आखिर FCRA है क्या? सरकार इसमें बदलाव क्यों करना चाहती है और इतना विवादित क्यों बन गया है? तो आज की क्लास में हम इन्हीं सभी सवालों का सरल भाषा में उत्तर समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि FCRA है क्या। यह एक ऐसा कानून है जो भारत में विदेश से आने वाले धन यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को नियंत्रित करता है। इस कानून का उद्देश्य विदेश निवेश को रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाला पैसा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित को नुकसान न पहुंचाए। यह कानून पहली बार 1976 में लागू किया गया था। पहली बार कब लागू किया गया था? 1976 में। बाद में 2010 में नया अधिनियम आया। उसके बाद 2016, 2018 और 2020 में इसमें संशोधन किए गए। अब वर्ष 2026 में सरकार एक नया संशोधन लेकर आई है, लेकिन फिलहाल यह लोकसभा में स्थगित कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि FCRA के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो इसमें NGO, ट्रस्ट, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो विदेश से धन प्राप्त करना चाहता है तो उसे पहले FCRA रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन लेना आवश्यक है। FCRA को लागू करने वाला मंत्रालय कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन सीधे निर्धारित बैंक खाते में आता है, ठीक है। बिना FCRA अनुमति के धन लेना क्या है? अपराध है। अब प्रश्न आता है कि सरकार नया संशोधन क्यों लाना चाहती है। तो सरकार का कहना है कि वर्तमान FCRA कानून में कई स्ट्रक्चरल गैप्स हैं, ठीक है। क्या है? कई स्ट्रक्चरल गैप्स हैं, ठीक है। जैसे NGO की संपत्ति का प्रबंधन स्पष्ट नहीं है, ठीक है। संपत्ति प्रबंधन क्या है? स्पष्ट नहीं है। रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल की प्रक्रिया अस्पष्ट है। सस्पेंशन और कैंसिलेशन के नियम पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। पेनल्टी सिस्टम में भी एक रूपता नहीं है। इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। सरकार एक केंद्रीय प्राधिकरण बनाना चाहती है विदेशी फंड की जो निगरानी करे, NGO की संपत्ति का प्रबंधन करे, रजिस्ट्रेशन से जुड़े निर्णय ले। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है रजिस्ट्रेशन रूल्स को स्पष्ट करना। तीसरा जो है वो क्या है? एसेट मैनेजमेंट, यानी कि किसी NGO का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड यदि हो जाता है तो उसकी संपत्ति का अस्थायी नियंत्रण डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास भेजा जाता है। और यदि NGO स्थायी रूप से बंद हो जाए तो परमानेंट टेक ओवर की भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे जो सरकार का तर्क है वो इससे विदेशी फंडिंग की निगरानी क्या होगी? मजबूत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर रोक लगेगी। फोर्स कन्वर्जन जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अब लेकिन यहीं से जो विवाद है वो शुरू होता है। विपक्ष का कहना है कि कई NGOs और नागरिक समाज के संगठनों को कहना है कि इस संशोधन से सरकार के पास बहुत अधिक शक्तियां चली जाएंगी। इसे एक्सेसिव सेंट्रलिज्म या सेंट्रलाइजेशन कहा जा रहा है, ठीक है ना। एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास बहुत अधिक शक्तियां होंगी। उसके बाद दूसरी चिंता है स्टेट ओवररोज या राज्य का अतिक्रमण। यदि सरकार किसी NGO की संपत्ति अपने नियंत्रण में ले सकती है तो कहीं इसका राजनीतिक दुरुपयोग तो नहीं होगा। तीसरा मुद्दा है सिविल सोसाइटी, यानी कि इससे सिविल सोसाइटी कमजोर हो सकती है। NGO शिक्षा, स्वास्थ्य,
मानवाधिकार और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि उन पर अत्यधिक नियंत्रण होगा तो लोकतंत्र में स्वतंत्र आवाज कमजोर हो सकती है। एक और विवाद है इसमें, केरला असेंबली इलेक्शन से जुड़ा हुआ। क्या है ये कि विपक्ष का आरोप है कि यह संशोधन विशेष रूप से कुछ अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। इसी कारण यह मुद्दा राजनीतिक बहस का भी विषय बन गया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इसका समाधान क्या हो सकता है, आगे की राह क्या हो सकती है। एक लोकतांत्रिक देश में ना तो विदेशी हस्तक्षेप को खुली छूट दी जा सकती है और ना ही नागरिक समाज को कमजोर किया जा सकता है। इसलिए आवश्यकता है बैलेंस की। तो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ ही एनजीओ के अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए। एसेट टेक ओवर के स्पष्ट नियम होने चाहिए, जुडिशियल रिव्यू उपलब्ध होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे किसी भी कानून को लागू करने से पहले स्टेक होल्डर से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। तो दोस्तों, एफसीआरए संशोधन की पूरी बहस एक ही प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है या नागरिक समाज की स्वतंत्रता। वास्तव में लोकतंत्र में दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। एक मजबूत राष्ट्र वही होता है जहां सरकार सुरक्षा भी सुनिश्चित करे और नागरिक समाज को भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर बने। इसी संतुलन को बनाए रखना ही इस पूरे संशोधन की सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपका इसमें क्या, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।